दोस्तों स्टडी पॉइंट बी कुमार की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बिहार बोर्ड द्वारा जो इंटरनेट पर जो ओरिजिनल मॉडल पेपर जारी किया गया था उसको हम हल करेंगे इसमें। तो वीडियो शुरुआत करते हैं। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी तक इस चैनल अर्थात स्टडी पॉइंट बी कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो प्राप्त हो सके। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 92/115 का सरलतम रूप क्या है। अब 92/115 का सरलतम रूप पूछा जा रहा है, तो हम 92 और 115 को काटेंगे। यहाँ से देखेंगे तो 2 से ऊपर वाला कट जाएगा, लेकिन नीचे 115 कटेगा नहीं। 9 2 11 3 से भी नहीं कटेगा, ऊपर 5 से कटेगा नहीं। यदि हम इसको इस ऑप्शन के आधार पर यदि हल कर लें तो यहाँ से काट कर देखते हैं 46/23 हल करके भी देखेंगे नहीं होगा। 3 से यह कटने वाला है भी नहीं, तो 3 5 होगा नहीं। 3 तो आने वाला कहीं इसमें होगा नहीं, तो यहाँ से 4/5 ये ऑप्शन के आधार पर। यदि हम इसको काट कर देखें तो 23 से काट कर देखें तो 23 को 4 बार यदि हम गुना कर लें तो 23 गुना 4 92, और फिर 23 को 5 बार गुना कर लें तो 20 25 100, 3 5 15 यानी 115। 4/5 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा 4/5। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच, दूसरा क्वेश्चन जो है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो हमें पता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत जो है वो मतलब परिमेय संख्या हो सकती है। तो क्वेश्चन सिर्फ बिल्कुल आसान दे दिया गया, परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। एक क्वेश्चन बराबर परीक्षा में पूछेगा कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय है और इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। आप जैसे इसी में सिंपल क्वेश्चन ले ले तो √16, चूँकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा 4, इसलिए अपरिमेय संख्या। यानी जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वह परिमेय संख्या, जिसका नहीं निकलेगा वह अपरिमेय संख्या। शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब दशमलव प्रसार शांत की बात किया जा रहा है, तो हमें दशमलव प्रसार शांत के लिए जो है वो रूल नियम क्या होता है कि जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप का, जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप का होगा, तो वह उसका दशमलव प्रसार जो होगा वह शांत होगा। और जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप का नहीं होगा, उसका क्या हो जाएगा वह शांत हो जाएगा। अब हम यहाँ से हर यानी 88 तोड़ते हैं, तो 88 2 से लगाएंगे 22, फिर 2 से लगाएंगे तो 11, तो फिर उसके बाद 2 से 2 दूनी 4, उसके बाद 4 दूनी 8 और 11 8 88, 11 दूनी 22 दूनी 44, 11 आ गया, ये क्या हो जाएगा और शांत होगा, यह तो होगा नहीं। फिर 210 को तोड़ते हैं, तो 210 को तो 3 7 21 हम ऐसे भी करके कर सकते हैं, 3 7 21, फिर दहेक 3 7 21, दहेक फिर मतलब 2 और 5 तोड़ सकते हैं, यानी 3 7 आ गया, तो यह भी नहीं होगा। फिर 110 11 दहेक 110, यह भी नहीं होगा। यदि हम इसको काट करके तोड़ें तब यह 15/1600 का जो है ये अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप का होगा, अतः यही इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यक का गुणनफल। तो शून्यक का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। यहाँ c का मान कितना दिया गया है a, अब बटा में a का मान कितना दिया गया है d, तो a/d ही हमारा आंसर हो जाएगा। और यह ऑप्शन नंबर d में लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर d ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो है वह 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि √18 का परिमेयकरण गुणांक। अब 18 का हम लोग लघुत्तम तोड़ ले इसे करके, तो 2 से लगाएंगे कितना 9, फिर 3 से इस तरीक़ा से, तो 3 तो बाहर निकल ही जाएगा, तो बचा कितना 2, और 2 जो है वो अब रूट अंदर में आ जाएगा, और इसीलिए इसका आंसर जो है ये √2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की यदि बात किया जाए तो यह 2 होता है। चूँकि 1 से तो हम लोग शुरुआत ही करते हैं, 1 होगा ही नहीं, तो इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यह क्लियर हो जाएगा बराबर। इस क्वेश्चन में विद्यार्थी
विद्यार्थी फंस जाते हैं, एक में मार देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वह 2 होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि ए बराबर में BQ + R, जहाँ A और B धनात्मक पूर्णांक है तो R। अब यहाँ से देखिए, हम इसको एग्जाम्पल मतलब लेकर चल लेते हैं। तो जैसे 2 से भाग दिए 7 में, तो कितना 2 तिया 6, बच गया कितना 1। ये R का मतलब शेषफल, R का मतलब क्या हो जाएगा, शेषफल जो होता है वो यहाँ से B से, जिससे हम भाग दे रहे हैं, इससे क्या होगा तो छोटा ही होगा। R का मान क्या होगा, B से छोटा ही होगा। तो यहाँ तो R बराबर लिखा हुआ B से, तो R जो है वह छोटा होगा किससे, B से। यानी ऑप्शन नंबर जो है यह इसका C जो है वही 7 नंबर का आंसर हो जाएगा। कहाँ से, तो हम यहाँ एग्जाम्पल देख लिए हैं, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की बात किया जा रहा है, तो हम इस √5 को इस √5 से काट देंगे, तो बचेगा क्या 6, और 6/1 कर सकते हैं। तो यह कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। ये चूंकि अपरिमेय संख्या है, हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का योगफल, घटाव, गुणनफल एवं भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए 4 + √3 क्या अपरिमेय संख्या। हमें पूछा जा रहा है कि कौन परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या इसमें D नंबर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9। द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्यक पूछा जा रहा है कि x² + 12x + 35 के शून्यक दोनों धनात्मक होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे, दोनों बराबर होंगे, एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक होगा। अब यहाँ से देखें, यदि हम इसको लघुत्तम तोड़ लें तो 5x 7x, 5 7 12, 5 7 35, और दोनों यहाँ प्लस में है, तो इधर आने के बाद दोनों क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, अर्थात दोनों ऋणात्मक ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ से। अब यही यहाँ यदि माइनस रहता है, x² माइनस में 7 12x रहता, तब इसका दोनों शून्यक क्या हो जाएगा, तब दोनों शून्यक धनात्मक हो जाता। लेकिन अभी क्या पूछा जा रहा है कि प्लस में दिया गया है, इसलिए इसका दोनों शून्यक क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या। अभी तुरंत बताया गया था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। कौन अपरिमेय संख्या है, चूंकि 111 121 का वर्गमूल 11 11 ग्रह 21 से हो जाएगा। 96 का वर्गमूल जो है वह 14 14 196 14 निकल जाएगा। 17 17 है 289 17 निकल जाएगा। लेकिन 27 का वर्गमूल जो है वह नहीं निकलेगा। तो कहता है कि कौन अपरिमेय संख्या है, तो √27 ही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। √27 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्लियर हो गया। अपरिमेय संख्या कौन है, तो √27 जो है ये अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि बहुपद 5y² - 25 के शून्यक है। अब 5y² - 25 है, तो यहाँ से हम इसको हल कर लें, तो 5y² - 25, यहाँ से यदि हम इसको 0 के बराबर कर दे तो 5y² बराबर में 25, उसके बाद 5 से काटते हैं 25, y² बराबर में कितना 5, और उसके बाद हम y निकालेंगे तो y बराबर में √5, यानी प्लस, एक बार प्लस में √5, एक बार प्लस में √5, और एक बार जो है वो माइनस में √5। यही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर C जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। एक बार √5 प्लस में और एक बार √5 जो है वो माइनस में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर, यानी क्वेश्चन नंबर 11 तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -4 है। तो द्विघाती बहुपद क्या होगा, द्विघाती बहुपद का सूत्र क्या हो जाता है, x² माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। यह सूत्र होता है द्विघात बहुपद का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब शून्यकों का योग 3 दिया हुआ, तो x², फिर यहाँ से माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा का मान 3, और 3 को फिर माइनस से गुना करेंगे तो -3x, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना प्लस माइनस -40, यानी x² - 3x - 40। और यह ऑप्शन देखते हैं तो ये ऑप्शन नंबर A है, तो यही हमारा आंसर जो है 12 का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्या कहता है कि युग्म समीकरण x + 2y = 4, 2x + 2y = 8 का हल। एक हल है,
दो हल है, कोई हल नहीं, अनगिनत हल। अब हम यहाँ से देखते हैं 1 गुना 2 तो 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी तीनों आपस में बराबर हैं। यानी हम कह सकते हैं कि A1 बाई A2 बराबर में B1 बाई B2 बराबर में C1 बाई C2 है, यानी तीनों आपस में बराबर है। और इस स्थिति में हमें पता है कि इसका क्या हो जाएगा, अनगिनत हल हो जाएगा। क्या, कौन सा, कितने हल, तो अनगिनत हल हो जाएंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया। यह 13 क्या होगा, इसका अनगिनत हल होगा। लेकिन जब यही क्वेश्चन A1 बाई A2 बराबर नहीं B1 बाई B2 निकलेगा तब इसका एक हल होगा। इसका क्या होगा, एक हल होगा, आलेख प्रतिच्छेदी होगा, युग्म संगत होगा। लेकिन जब A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर में नहीं होगा C1 बाई C2 तब इसका कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं होगा और आलेख जो होगा वह मतलब समांतर हो जाएगा। आलेख के बारे में पूछा जाए तो आलेख क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। हल के बारे में पूछा जाएगा तो हल जो है इसका कोई हल नहीं होगा, इसका अद्वितीय यानी एक हल होगा, इसका एक भी हल नहीं होगा। और अभी जो बताए थे इन क्वेश्चन में दिया गया था इसका अनगिनत हल होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान। इससे पहले वाले वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन बना दिए हैं, जो नहीं देखे उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि इस प्रकार से यदि व्युत्क्रम की यदि बात पूछा जा रहा है तो व्युत्क्रम में इसका जो गुणांक होगा यानी एक्स के आगे का जो गुणांक होगा ये सी के बराबर होता है। यानी एक बराबर में माइनस बी तो बी बराबर में क्या हो जाएगा, -1। बी का मान क्या हो जाएगा, -1। और यही यहाँ बी का मान पूछा जा रहा है तो बी का मान -1, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अर्धवृत्त का कोण, या तो खैर क्वेश्चन बिल्कुल आसान दे दिया गया है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है अर्थात 90 डिग्री। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण, यानी जिसको हम लोग 90 डिग्री कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर में 0, जहाँ a बराबर नहीं 0 के दो के वास्तविक मूल नहीं है। ध्यान रखना पड़ेगा, वास्तविक मूल नहीं होंगे। जब d बड़ा जो होगा, जब d बराबर में 0 तब भी इसके वास्तविक और समान मूल होंगे। जब d बड़ा है 0 तब भी इसके वास्तविक और भिन्न भिन्न मूल होंगे। लेकिन जब d हो जाएगा 0 से छोटा तब इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। d मतलब d बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, d का मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से देखते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, और यहाँ से पूछा जा रहा है कि इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो इस आधार पर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह यह बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होगा 0 से। यदि यह इस प्रकार से होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर में 0 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। 1/अल्फा इस तरीका से यदि हम कर लें यहीं से तो 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा। अब इसका हम लघुत्तम ले लें तो अल्फा बीटा लघुत्तम, ऊपर में अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/, क्या हो जाता है, -b/a। तो माइनस यह है और फिर यह माइनस और देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। एक दे दे -b/a तो 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या होता है, c/a। c का मान कितना, -6 दिया गया है तो -6 और बटा में a का मान कितना, 2। अब हम इसको पलट दें तो यहाँ से पलटने के बाद 2 कट ही जाएगा तो -1/6 जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ से हम देखें तो -1/6 जो है यह ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर डी जो है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि समांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18 का 21वां पद, 21वां पद, ये कितना दिया गया, -3, ये कितना, -3। डी निकाल कर देखें, 11 में से 4 घटा लें तो 11 में से 4 घटा लें तो कितना बच जाएगा, 7। डी का मान कितना, 7। तब 21वां पद यानी a 21 बराबर में क्या हो जाएगा, a प्लस में 20d, a प्लस में 20d। a का मान -3 प्लस में 20 गुना d का मान कितना अभी बताए थे, 7। तो 20 सत्ते 40, जैसे हम कहते हैं 140, 140 में से 3 घट जाएगा 137 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, यानी क्वेश्चन नंबर 18 तक जो है वो क्लियर हो गया है। चलो
हम 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण में यदि बात कर ले तो द्विघात समीकरण वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात क्या हो, 2 हो। जिसका अधिकतम घात 2 हो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। तो हम यहाँ से हल करके देखें तो हम डायरेक्ट अभी ऑप्शन वाइज हल कर लेते हैं। यहाँ से तो यह क्या हो जाएगा, बटा में 1 देकर एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और इधर में एक्स है तो एक्स को हम एक्स स्क्वायर से गुना कर दे तो एक्स क्यू हो जाएगा। तो यह ऑप्शन तो गलत है, यह नहीं होगा। आगे हम यहाँ से देखें तो एक्स पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से यदि हम बटा में 1 देकर भिन्न को जोड़ कर ले एक्स पावर 4 हो जाएगा, यह भी नहीं होगा। आगे यह रूट एक्स है, यह क्या है, रूट एक्स है। तो यह तो समीकरण का कहीं होगा ही नहीं, समीकरण ही नहीं हो जाएगा, या द्विघात समीकरण हम लोग कह सकते हैं कि नहीं होगा। तो यहाँ से यदि हम इसको हल कर ले तो इसको हल करने के बाद जो है ये एक्स क्यू है, फिर हम इसको a माइनस बी होल क्यू पर तोड़ेंगे तो एक्स क्यू, या एक्स क्यू जो है वह कट जाएगा और एक्स स्क्वायर जो है वह बच जाएगा। तो यही इसका क्या है, द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया द्विघात समीकरण कौन है, तो ये द्विघात समीकरण होगा। हल करने के बाद भी पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं कि समांतर श्रेणी जो है वह समांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 डॉट डॉट का कौन सा पद 0 है। अब 0 की बात किया जा रहा है। 80 में से 4 76 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4। 76 में से 4 घटाएंगे तो 72, यानी डिफरेंस कितना है, यानी डी का मान कितना है, 4। अब 4 से हम यदि 80 में भाग दें तो 20 चौक 80। अब यहाँ चूँकि 0 से तो पहला तो शुरुआत 0 से करेंगे, यानी कि 4 से करेंगे। तो सीधी सी बात यहाँ से 20 हो गया, 0 वाला हम प्लस 1 करेंगे तो 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 21 ही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यही हमारा सही होगा। कैसे किए, यहाँ से एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ से क्या किया, 4 से भाग दे दिए, कितना बार में लगा, 20 बार में। 0 को भी काउंट करेंगे कि 0 पहला पद जो है वह 0 होना चाहिए। इधर से यदि गिनती करें तो 0, तो एक पद तो वह बढ़ जाएगा। तो 20 प्लस 1 बराबर में कितना, 21 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वह 21, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 माइनस 4n है तो इसका सारबंतर। अब हम n बराबर में 1 रख लेते हैं तो 6 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा, 2। पहला पद कितना हो जाएगा, 2। दूसरा पद n का मान 2 रख लेते हैं तो 6 माइनस 8, 6 माइनस 4 दूनी 8, तब कितना हो जाएगा, -2। अब सारबंतर की यदि बात किया जा रहा है तो इसका सारबंतर, तो पहला पद कितना हो जाएगा, 2। दूसरा पद कितना हो जाएगा, -2। अब सारबंतर d बराबर में क्या होगा, a2 माइनस a1, तो -2 बराबर में कितना, -4। सारबंतर क्या हो जाएगा, -4। क्लियर हो गया। कैसे किए, n का मान यहाँ 1 रखें तो 6 में से 4 घट जाएगा, 2 पहला पद। n का मान 2 रखे तो 4 दूनी 8, 6 में से 8 घट जाएगा तो -2 दूसरा पद। d निकालें, दूसरा पद में से पहला पद, यानी -2 में से फिर 2 को घटाएंगे तो -4 जो है यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो है नंबर 22 क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। तो यहाँ से देखें 4 माइनस माइनस प्लस तो 2 हो जाएगा, 4 2 6, यहाँ से -6 -4 तो -10। तो पहला तो AP में होगा नहीं। दूसरा a स्क्वायर a क्यू इस तरीक़ा से, तो यह तो AP में होगा नहीं। तीसरा यदि हम यहाँ से देखें तो 1 में यहाँ से 2 का अंतर है, यहाँ देखें तो 6 का अंतर है, तो यह तो AP में होगा नहीं। तो चाहे तो हम जांच करें या नहीं करें, जांच कर भी सकते हैं, नहीं भी करेंगे तब भी यही क्या होगा, AP में हो जाएगा। प्रमाण के लिए हाफ में से मतलब 1.5 घटा लेंगे, यहाँ से तो -1 आ जाएगा, इसमें भी -1, इसमें भी -1 आ जाएगा, यानी सारबंतर समान है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, AP में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मूल बिंदु का नियामक, तो मूल बिंदु का नियामक जो होगा वह कितना हो जाएगा, 0 0। मूल बिंदु का नियामक कहे, निर्देशांक कहे, तो यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाता है, 0 0। क्लियर हो गया, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। आगे क्वेश्चन, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। QR बटा BC बराबर में 2/3 है। तो एरिया PQR ध्यान रखना पड़ेगा, पहले इस बार PQR की भुजा ऊपर में दिया गया है, बटा में एरिया ABC। तो यहाँ से भी तो क्लियर है, QR ऊपर में ही दिया हुआ है BC, तो इसी को हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4/9 जो है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे किए, तो बस इसके भुजा, कारण कि प्रमेय 6.6 का कथन है कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे, तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर
25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि दी गई आकृति में x का मान बताइए। अब त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना 180 डिग्री, 60 और 50 मिलकर कितना तो 110 डिग्री, तो यह कोण कितना हो जाएगा 70 डिग्री। और शीर्षाभिमुख कोण से जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो यह कोण भी 70 डिग्री। और इस कोण के जगह पर x लिखा गया तो x का मान कितना हो जाएगा 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कहता है कि बिंदु 0,6 तथा 8,0 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियमक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x1 प्लस x2/2। तो 0 8 जोड़ देंगे तो 8/2। उसके बाद y1 प्लस y2/2, 6 में 0 जोड़ देंगे 6/2, 8/2 कट जाएगा कितना 4 में, 6/2 कितना 3 में, 4 3 जो है ऑप्शन नंबर जो है वो डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ से क्या किए, यहाँ से x1 प्लस में यहाँ से x1 प्लस x2/2 और उसके बाद y1 प्लस y2/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि कि बिंदु 4, 6 और 8, 2 के बीच की दूरी। तो d बराबर में क्या होता है रूट अंदर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यानी रूट अंदर जो है रूट अंदर x2 यानी x2 कितना है तो 8 माइनस में 4 तो 4 का होल स्क्वायर प्लस में y2 2 और माइनस में 6 तो 2 में से 6 घट जाएगा तो कितना माइनस में 4 का होल स्क्वायर। अब 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस में 16 तो कितना हो जाएगा 32, रूट अंदर 32 और 32 का वर्गमूल 4√2, 4 चौक 16 दूनी 32, 4√2 मात्रक कहें या इकाई कहें बात देखी है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वह ए हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 28 जो है यह सूत्र दे दिया गया है। तो सूत्र क्या है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं होगी। संगत होगा तो इसमें दो तरीका से यदि हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिच्छेदी और समांतर, प्रतिच्छेदी और समांतर नहीं, प्रतिच्छेदी और संपाती जो है ये दोनों होगा। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या हुआ कि इस तरीका से यदि कटेगा तब भी इसके हल एक होंगे, तब भी ये क्या होंगे इसका युग्म संगत होगा। और इस प्रकार से एक रेखा इस पर है, दूसरा रेखा भी यदि इसी पर जा रहा है, इसी पर है, तो ये भी क्या हो जाएंगे संपाती होंगे, अर्थात इस दोनों का हल होगा और ये क्या हो जाएंगे संगत हो जाएंगे। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि बिंदु -6 -5/2 किस पाद में अर्थात किस चतुर्थांश में स्थित है। तो हमें पता होगा कि इस तरीका से ये चतुर्थांश हो गया। प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों प्लस होता है, यानी प्लस प्लस जब रहेगा यही दोनों प्लस में रहता तब प्रथम चतुर्थांश में। दूसरा चतुर्थांश में x का मान माइनस y का मान प्लस है। तीसरा चतुर्थांश में x और y दोनों माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश में x का मान प्लस y का मान माइनस। अब यहाँ से देखें तो इसमें क्या है दोनों माइनस है, और दोनों माइनस किस चतुर्थांश में होता है तृतीय चतुर्थांश में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी तृतीय चतुर्थांश। अगला क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि त्रिभुज PQR में भुजा QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण PRS बराबर में 120 डिग्री। यहाँ से पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज PQR बना लिए PQR। क्लियर हो गया। यहाँ से त्रिभुज PQR में भुजा QR को कहाँ तक बढ़ाया गया S तक बढ़ाया गया है। कोण PRS यह कोण कितना डिग्री दिया हुआ 120 डिग्री। कोण QPR कितना 63 डिग्री, कितना है 63 डिग्री। कोण QPR कितना है 63 डिग्री। तो यानी QPR यह कोण 63 डिग्री दिया गया। तो हम पढ़े थे कि त्रिभुज का बाह्य कोण जो होता है वह सुदूर के दो अंतःभिमुख कोण के योग के बराबर होता है, अर्थात ये 63 डिग्री प्लस यह कोण मिलाकर 120 डिग्री होगा। तो यह कोण कितना होगा तो 120 डिग्री में हम सीधा क्या करेंगे 63 को घटा लेंगे तो 10 में से 3 घट जाएगा 7, 11 में से 6 घट जाएगा 5, यानी 57 डिग्री जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या किए त्रिभुज का बाह्य कोण सुदूर के दो अंतःभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। तो 120 डिग्री यानी यह कोण और यह कोण मिलाकर 120 डिग्री होगा। एक कोण 63 डिग्री है तो दूसरा कोण इसमें से क्या करेंगे घटा लेंगे, घटाने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी 57 डिग्री हमारा आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है वह हम 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि
यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो वह त्रिभुज, तो इस प्रकार से जो भी त्रिभुज बनेगा वो समबाहु त्रिभुज होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर, ये त्रिभुज ABC में DE समांतर BC दिया हुआ, डी समांतर BC दिया हुआ है। यदि AD बटा DB बराबर में 2/3 है तो AE बटा EC भी तो 2/3 ही हो जाएगा। इसमें कहीं हल करने की जो है वो कोई ज़रूरत ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि DE समांतर BC दिया हुआ है और हमें पता है कि थेल्स प्रमेय, जिसे हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहते हैं, कि उसके आधार पर क्या होगा कि ये दोनों भुजाएं जो होती है वो आपस में समानुपातिक खंडों में विभाजित करती है, अर्थात जितना AD बटा DB होगा उतना ही क्या होगा AE बटा में EC होगा, क्या होगा उतना ही AE बटा में EC होगा। क्योंकि AD बटा DB बराबर में 2/3 दिया हुआ तो AE बटा EC भी बराबर में कितना 2/3, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है वह हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या कहता है कि यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बटा DE बराबर BC बटा FD, तो ये समरूप होंगे जब, यहाँ से देखते हैं कि दो त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ABC नामकरण हम कर लेते हैं ABC, और दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं, दूसरा त्रिभुज DEF। अब इसमें क्या दिया गया है कि AB बटा DE बराबर में BC बटा FD, यानी यह दिया गया। तो हम क्या पढ़े थे समरूप के लिए कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उसकी संगत भुजाएं जो है वो आपस में समानुपातिक हो और उसके अंतर्गत, यानी उस दोनों मतलब अंतर्गत करने वाली कोण आपस में बराबर हो, तो इस दोनों भुजा के बीच में कोण B बन रहा है और इस दोनों भुजा के बीच में कोण D बन रहा है। तो कोण B और कोण D आपस में बराबर होगा, तब जाकर ये दोनों क्या होंगे समरूप होंगे, और इस तरीक़ा से हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 35 देखते हैं क्या कहता है कि दी गई आकृति में PQO केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा यदि OQ 3 सेंटीमीटर है, PQ 4 सेंटीमीटर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन दे दिया गया है, या 3 सेंटीमीटर है या 4 सेंटीमीटर है, तो हमें यहाँ से OP कहता है। OP चूँकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो यह 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने का भुजा जो होगा वह कर्ण होगा, तो कर्ण OP जो निकालेंगे OP बराबर में क्या हो जाएगा रूट अंदर यहाँ से OQ के स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर प्लस में 4 के स्क्वायर। अब 3 के स्क्वायर यह तो बिल्कुल आसान है, 9 + 16, 9 + 16 यानी रूट अंदर 25, और 25 का वर्गमूल जो होगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 सेंटीमीटर ही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर C जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो है क्या कहता है कि x अक्ष से बिंदु P 8, 12 की दूरी, हमें यह समझना पड़ेगा जब x अक्ष से दूरी पूछा जाएगा तब y का निर्देशांक, जब x अक्ष से दूरी पूछा जाएगा तब किसका निर्देशांक y का निर्देशांक, और जब y अक्ष से दूरी पूछा जाएगा तब x का निर्देशांक। अभी पूछा क्या जा रहा है कि x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी यानी y का निर्देशांक कितना है 12, तो 12 इकाई ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ से। अब 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन जो है यह कि वृत्त के किसी 37 नंबर क्वेश्चन पुनः इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है 37 की वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण, तो यह प्रमेय 10.1 का जो है वह कथन दे दिया गया है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, अर्थात 90 डिग्री का जो है वह कोण बनाती है, इसलिए उसका कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या कहता है कि दी गई आकृति में TP, यहाँ से आकृति यह दिया गया है, TP तथा TQ दो स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण PTQ बराबर 50 डिग्री, कोण PTQ यानी बीच में है इसीलिए यह कोण कितना डिग्री है 50 डिग्री। कोण POQ, यहाँ से इसको कर लेते हैं फिर से, कोण POQ यानी कोण POQ यह कोण पूछा जा रहा है, यह कितना डिग्री है 50 डिग्री, कोण PTQ 50 डिग्री। अब स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो लंब होती है तो यहाँ से ये 90 डिग्री,
स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये 90 डिग्री, ये भी कितना 90 डिग्री। अब हम यहाँ से देखते हैं इस भुजा को अभी काट दें, तो इस भुजा को यदि काटने के बाद क्या होगा अभी कि ये कोण जो होगा यहाँ से, तो ये क्या बन गया चतुर्भुज, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री। तो 90 90 180 यहाँ से क्लियर है, 50 जो है यह, तो यहाँ से यह क्लियर है 50 डिग्री जो होगा यह। तो अब यह 50 डिग्री और यह कोण मिलाकर कितना होगा 180 डिग्री। तो यह कोण कितना होगा, तो 180 में से सिंपल बात हम 50 को घटा लेंगे, यानी 130 जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वह क्लियर होगा। कैसे हो गया, कैसे करेंगे किए हैं वह देख लेते हैं। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो यह 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री। अभी इसको हम काट देते हैं, और यह क्वेश्चन में ही दिया हुआ 50 डिग्री। 90 90 180 डिग्री क्लियर हो गया। तब यह 50 डिग्री और यह कोण मिलाकर 180 डिग्री होगा, और यदि यह कोण 50 डिग्री है तो यह कोण जो है वह 130 डिग्री निकल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी आर क्यू बराबर में थीटा है, कोण पी आर क्यू बराबर थीटा, पी क्यू बराबर 3 cm तथा पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो थीटा बराबर, यहाँ से यदि देखें तो थीटा का मान पूछा जा रहा है, तो थीटा का मान यहाँ से अब tan थीटा, या यहाँ से अभी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, चूँकि इसमें क्या दिया गया है, इस कोण के लिए लंब दिया गया और इस कोण के लिए कर्ण, तो साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर में कितना लंब बटा कर्ण, लंब 3 बटा कर्ण 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2, यानी कितने डिग्री साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। जब कभी आधार दिया जाएगा, एग्जाम्पल स्वरूप यहाँ यदि आधार दिया गया है, तब हम क्या निकाल लेंगे, tan थीटा जो है वह निकाल लेंगे, और जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि tan a बराबर में 3/4, tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार। कर्ण निकालेंगे तो कर्ण हमें पता ही चल जाएगा, इसे भी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना 5। अब उसके बाद पूछा क्या जा रहा है, तो वर्गमूल हमें कर्ण पता चल गया 5 है। अब cos थीटा पूछा जा रहा है, तो cos थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना 4/5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और 4/5 जो है ये ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में क्या है 4/5 और 4/5 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा तो हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। एक हम ट्रिक वाइज इसको हम अध्ययन कर लेंगे कि cot और tan यानी आपस में एक दूसरे का जो विलोम होगा, जैसे साइन किस में बदल जाता है, साइन 90 - थीटा, cos थीटा सब में थीटा लिखना पड़ेगा। फिर tan 90 - थीटा, तो tan 90 - थीटा cot थीटा, और उसके बाद sec 90 - थीटा तो cosec थीटा। इस तरीका से जितना भी क्वेश्चन बदलता है, और ये आपस में एक दूसरे का यदि मतलब इस तरीका से कन्वर्ट आपस में एक दूसरे को हो, और दोनों का योगफल यदि 90 डिग्री प्राप्त हो, तो बटा में होगा तो 1 हमारा आंसर होगा, माइनस में होगा तो 0 हमारा आंसर होगा। इस ट्रिक को हमें याद रखना पड़ेगा, बटा में होगा तो 1 हमारा आंसर होगा, और माइनस में होगा तब 0 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा cot 44 डिग्री बटा tan 46 डिग्री, इसका आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। tan 45 डिग्री का मान 1, sin 30 डिग्री का मान 1/2, तो इस दोनों में तो अभी 1 अधिक है। sin 45 डिग्री का मान 1/√2, और cos 90 डिग्री का मान जो होता है वह 0 होता है। cos 90 डिग्री का मान 0, तो इसमें कौन सा अधिक है, तो हमें स्पष्ट पता चल गया 1 अधिक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 कि यदि एक वृत्त की परिधि 88 cm है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। चूंकि 2πr बराबर में कितना दिया गया 88 बराबर में कितना 88, अब 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r बराबर में कितना 88, तो अब यहाँ से भी काट सकते हैं। तो 2 से 44, 44 दूनी 88, 2 से 22 दूनी 44, 2 से क्या आ जाएगा 22 दूनी 44। यहाँ से फिर से इसको देख लेते हैं। 2πr बराबर में कितना दिया गया 2πr बराबर में 2πr बराबर में कितना, तो 2πr बराबर में 88 दिया गया है, तो 88 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r बराबर में कितना 88, 22 चौक 88, 2 दूनी 4 और
यहाँ 7 भाग में, इधर आ जाएगा गुना में, तो 2 सते कितना 14 सेंटीमीटर ही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा कैसे किए। 2 पाई आर बराबर 88 cm, पाई की जगह पर 22/7 रख दिए, गुना आर बराबर 88। अब इधर जो गुणाम था या इसे करके बराबर के इस पार उस पार जो है वह करके काट दिए, हो गया आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 44, त्रिभुज PQR आर पर समकोण है। त्रिभुज PQR यहाँ से यदि देखें तो त्रिभुज PQR कोण किस पर है, आर पर, तो P हम यहाँ भी लिख सकते हैं, Q यहाँ लिख देंगे। यदि साइन P प्लस Q का मान, मतलब आर पर समकोण है 90 डिग्री है, तो ये बच्चा वाला क्वेश्चन लेकर दे दिया कि साइन P प्लस Q का मान, यानी इस दोनों कोण मिलाकर कितना होगा, तो 90 डिग्री। तो चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, अकेले कोण एक 90 डिग्री है, तो इस दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान जो होता है वह 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 1 जो है वो हमारा आंसर होगा। और इस ऑप्शन के आधार पर तो साइन P प्लस Q का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, यदि अल्फा बटा 4 बराबर 15 डिग्री, अल्फा बटा 4 बराबर 15 डिग्री, तो अल्फा बराबर कितना 15 चौक 60 डिग्री, 15 चौक 60 डिग्री। तब उसके बाद पूछा जा रहा है कि कॉसेक 3 कॉसेक अल्फा, तो रूट अंदर में 3 पूछा गया है। आइए फिर से क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या करता है कि अल्फा बटा 4 बराबर 15 डिग्री, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 15 चौक 60 डिग्री। अब इसमें क्वेश्चन जो कहता है कि √3 कॉसेक अल्फा, यानी √3 कॉसेक अल्फा के जगह पर कितना रखेंगे 60 डिग्री, तो कॉसेक 60 डिग्री का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा 2/√3। कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3, तो यह √3 और यह √3 क्या होगा कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2 और 2 हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वही हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब चूंकि क्वेश्चन जो दिया गया है कि वृत्त के क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई R1 के स्क्वायर प्लस पाई R2 के स्क्वायर बराबर में पाई R के स्क्वायर। अब पाई यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो R1 के स्क्वायर प्लस में R2 के स्क्वायर बराबर में पाई R के स्क्वायर। अब पाई पाई काट देंगे तो क्या बचेगा कि R1 के स्क्वायर प्लस में R2 के स्क्वायर बराबर में R के स्क्वायर। अब यहाँ से देखें तो R1 के स्क्वायर प्लस में R2 के स्क्वायर बराबर में R के स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आंसर होगा। क्लियर हो गया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि साइन 90 माइनस है, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर में क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर में कॉस थीटा होता है। ये टेन 90 माइनस ये बोले तो कॉट है, कॉट 90 माइनस ये बोले तो टेन है, साइन 90 माइनस ये कॉस है, कॉस 90 माइनस ये साइन है, कॉसेक 90 माइनस एक सेक है, सेक 90 माइनस है तो कॉसेक है। तो इस तरीका से ये सारा क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। 48 देखते हैं। 48 क्या कहता है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? दीवार के शीर्ष तक। यदि सीढ़ी दीवार के साथ, यहाँ समझना पड़ेगा कि सीढ़ी जो है वो दीवार के साथ कोण बना रही है। हम पहले समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज, अब ABC इसका नामकरण कर लिए हैं। अब यहाँ से ये कोण दिया गया कितना 60 डिग्री, ना कि ये कोण। यदि यह कोण लेंगे तब तो गलत हो जाएगा, चूंकि दीवार के शीर्ष से पूछा जा रहा है इसलिए यह 60 डिग्री है। उसके बाद क्या कहता है, अब इसकी लंबाई 15 मीटर है, तो हमें इसकी जो है यह लंबाई, इस कोण के लिए ये भुजा आधार और ये कर्ण, तो आधार और कर्ण किस में होता है? कॉस में। तो कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री बराबर में आधार AB और बटा में कर्ण AC का मान कितना 15। अब कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 बराबर में AB बटा में 15, तो AB बटा में 15, तो AB बराबर में कितना आ जाएगा 15/2। AB बराबर में कितना आ जाएगा 15/2, काट देंगे 7.5 सेंटीमीटर। तो 7.5 सेंटीमीटर ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कैसे होगा अभी तुरंत बना दिए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका भी हम आंसर जो है ये आंख मूंद कर 1 में मार देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, गुना में होगा। तो इस तरीका से क्वेश्चन, चूंकि कॉट
1 डिग्री इंटू क्वाट 89 डिग्री, 1 और 89 दोनों जोड़कर कितना 90 पूरा, और चूंकि एक ही है ना, दोनों मतलब क्वाट ही है, तो यदि हम 1 को कन्वर्ट करेंगे तो क्वाट 1 डिग्री बराबर में tan 89 डिग्री ही हो जाएगा, tan 89 डिग्री, और फिर इंटू क्वाट 89 डिग्री जो होगा वह दोनों tan थीटा इंटू क्वाट थीटा जो होगा वह 1 होगा। तो हमारा आंसर जो होगा वह 1 के साथ जो है वह चला जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 50, आर त्रिज्या वाले गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है ये 4 पाई आर स्क्वायर, गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीका से इस वीडियो में 50 क्वेश्चन जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अब इसका नेक्स्ट दूसरा पार्ट जब बनाया जाएगा तो यहाँ से 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को हल कर दिया जाएगा। तो बस आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट अगले क्लास में।